हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम जो आपका मैथ पेडागोजी में आपको करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको 2 टॉपिक करवा दिया था। और आज हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है एनसीएफ 2005 के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के बारे में। तो इससे रिलेटेड इससे पहले मैं आपको 2 चैप्टर करवा चुका था मैथ पेडागोजी से, और उससे इंपॉर्टेंट किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अलग से मैंने चैनल में प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे आपको एग्जाम को क्रैक करने में। ओके, तो आज बात करेंगे हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के बारे में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के बारे में। तो इसको जानने से पहले कि इसके अंदर किसके बारे में बात की गई है, किस बातों पर ज्यादा विचार किया गया है, किस लेवल के लिए ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, उस चीज को जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा आपका अपडेटेड वर्जन है, कब बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बनाई जाने वाली इस तरह की चौथी रूपरेखा है। कौन सी चौथी रूपरेखा? इससे पहले 3 रूपरेखाएं और बनाई जा चुकी है, मतलब एनसीएफ 2005 बनने से पहले 3 और बन चुकी थी, और उनका नाम क्या था? तो इससे ऐसी पहली 3 रूपरेखाएं वर्ष 1975, 88 और 2000, मतलब 1975, 1988 एंड 2000 में 3 रूपरेखाएं और बनाई जा चुकी थी, और ये उन तीनों का अपडेटेड वर्जन था। जैसे आपके सॉफ्टवेयर पुराने होते हैं तो नए अपडेट वर्जन आते हैं, वैसे ही आपका एनसीएफ 2005 उनका अपडेटेड वर्जन था। इससे राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद यानी कि एनसीईआरटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हो आप, उनके द्वारा तैयार किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो ये एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पाठ्यक्रमों की रचना, नीति सुधार, अनुशासनों तथा शिक्षण में श्रेष्ठ प्रणालियों की आधारशिला होती है। मतलब आपकी जो पाठ्यचर्या होती हैं, पाठ्यक्रम होती हैं, उनकी रचना करने में, पुस्तक का निर्माण करने में, उनमें अपडेट करते रहना। दिन पर दिन आपने देखा होगा, साल प्रतिदिन साल आपकी जो बुकें होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। वो कौन करती है? तो एनसीईआरटी द्वारा ही करा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, क्या शिक्षा देनी चाहिए, वो हमेशा चेंज होता रहता है। आपने देखा भी होगा, कई बार बुक्स चेंज हो जाती हैं, आपने सुना है, देखा होगा, जब आप स्कूल लाइफ में पढ़ते होंगे तो वो आपका एनसीईआरटी के द्वारा ही किया जाता है। तो उसको क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रणाली के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए, इस बात की इसमें आधारशिला को रखना होता है। ओके, इसी के साथ साथ एनसीईआरटी है, इन्होंने आपके एनसीएफ 2005 के अनुसार एक आपका परिभाषा दी गई थी गणित के लिए, कि गणित वह है जो बालक का गणितीकरण करे। मतलब एनसीईआरटी का साफ कहना था कि गणित वह है जो बालक का गणितीकरण करे, मतलब बच्चे के व्यवहार को या व्यवहार में गणित का विकास करे। ये नहीं कि उसके ऊपर बोझ डाले, या ये नहीं जो टीचर को आता है वो सारा का सारा बच्चे के दिमाग में जाकर खाली कर दें, या उनको सारी चीजें वहां पर जाके उलट दें। ओके, बच्चों का मतलब यहाँ पर क्या होता है गणित का बच्चों से, कि गणित को बच्चों को समझाना, उनके व्यवहार में लाना, उनका गणितीकरण करने से रिलेट माना जाता था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 में किस बात बारे में चर्चा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे यही पूछ लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत विचार तथा कार्य करने की आज़ादी, मतलब आपके जो विचार हैं, कार्य करने में जो आज़ादी होती है वो आपको दी गई है। यहाँ पर किसी भी कर्म आपका ऊपर बर्डन नहीं डाला जाता, किसी भी चीज़ के ऊपर आपको थोपा नहीं जाता। आपके टीचर जो आपको समझा रहा है वो भी समझते हो, और आपके जो वहाँ पर थॉट्स हैं, आपके जो विचार है, आपके कार्य करने की जो क्षमता है, वो भी अब अपने अध्यापक के साथ शेयर करके मिलजुल कर कार्य किया जाता है। ये नहीं कि अध्यापक ने आपको थोप दिया तो वो करना है कि करना ही है, जो पहले प्रकार की शिक्षाएं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दूसरा है दूसरों की भावनाओं और कल्याण के प्रति संवेदनशीलता। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि टीचर जब आपको समझा रहा है तो समझाने के साथ साथ बच्चों को भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए चले, और बच्चे कुछ अपनी भावनाओं से लेकर आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं तो बच्चों की भावनाओं का भी वहां पर सम्मान किया जाए, ना कि उस पर किसी चीज का दबाव डाला जाए।
तीसरा, नई परिस्थितियों में लचीले एवं रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करना। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा आपके द्वारा समझाई गई चीज़ों को नहीं समझ पाता है, तो वहाँ पर क्या करता है टीचर, बच्चा जिस अनुसार सीखता है, बच्चा अब अध्यापक अपने व्यवहार में, सीखने के तरीके में अपने आप में थोड़ा बदलाव लाता है, मतलब लचीले लाता है, लचीलापन लाता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं और कुछ बच्चे करके सीखते हैं, तो बच्चा जिस अनुसार सीखता है आप अपने अनुसार अपने आप को उसी में ढालिए, मतलब रचनात्मक तरीके से, और उसके सामने उसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करे जिस तरीके से वो बच्चा सीख पा रहा हो। तो इसमें क्या कहा गया है, नई परिस्थितियां आपके सामने अवसरों को उपलब्ध कराना है, आपके सामने लचीलेपन में लाना है, और वो भी किस तरीके से, रचनात्मक तरीके से, क्रिएटिव थॉट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में आपके अध्यापक कुछ आपको समझा रहा है, तो वहां पर आप उस चीज से सहमत नहीं हो, तो खड़े होकर आप उस चीज पर बोल सकते हो। तो किस चीज का आपका ये प्रक्रिया आपकी लोकतांत्रिक है, किसी को दबाव में नहीं रखा जा सकता, बेशक वो आप सही पढ़ा रहे हो या जानबूझकर उसको आप गलत पढ़ा रहे हो या अनदेखे में आपको उसको गलत पढ़ा रहे हो, तो बच्चा वहां पर खड़ा होकर आपको बोल सकता है कि सर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ी सी गलत है। तो वहां पर कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। में भागीदारी की प्रकृति तथा आर्थिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक बदलाव का उन्मुखन कार्य में हिस्सा लेना। यहाँ पर साफ क्या रखा है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक है, जिसमें जो भी चीज़, जो भी व्यक्ति है, जो भी बच्चे हैं, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और आपके अनुसार बताई गई चीज़ों का वो उसमें उसके साथ में आपके एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और उससे डिसएग्री भी हो सकते हैं, मतलब उसके साथ में साझा भी हो सकते हैं और वो आपकी बात से आपके ज़रूरी नहीं है पूरे हमेशा ही वो आपके साथ साझे हो, कई बार उसके विपरीत परिस्थितियों में भी आपके सामने ला सकता है, आपके विचार को, अपने विचारों को बच्चा आपके सामने प्रकट कर सकता है। तो उनके विचारों को हमें क्या करना चाहिए, हमेशा भावना देनी चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। ओके, इसी के साथ साथ में कहने का तात्पर्य यहाँ पर साफ शब्दों में कहा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इस बात पर बल देती है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक, तीनों चीजें, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक, मतलब आपकी पुस्तकें, आपका पूरा सिलेबस एंड पूरा आपकी स्कूल कम्युनिकेटी को ऐसा होना चाहिए जो कक्षा के अनुभव को बच्चे के प्राकृतिक तथा वातावरण से तालमेल बिठाने में शिक्षकों की समर्थन बन सके तथा सभी बच्चों को अवसर उपलब्ध कराए जाएं। यानी कि साफ उन्होंने यही कहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार कि इस बात पर बल देती है, चाहे आपका सिलेबस हो, आपका पूरा का पूरा विषय वस्तु हो जो कि आपकी बुक से ज्ञान मिलता है, आपके पूरी स्कूल की कम्युनिटी हो, सबका मेन पर्पस यही है कि बच्चों की जो भावनाएं होती है, बच्चों की जो विचार होती हैं, उनको सम्मान देना चाहिए क्लास में, स्कूल में, और बच्चा जिस अनुसार सीख रहा हो उसी के अनुसार सीखते हुए उसके तालमेल बिठाना चाहिए और उसकी पुस्तक के ज्ञान को वास्तविक दुनिया के ज्ञान के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ाना चाहिए। आगे गणित शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 किन बातों पर बल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि गणित शिक्षण से संबंधित एनसीएफ किन बातों पर ध्यान देता है। पहले आपका किस बारे में वो चर्चा करता है और अब किस बातों पर वो ज्यादातर ध्यान केंद्रित रखता है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चों में गणितीकरण की क्षमता का विकास करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एनसीईआरटी के द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि बच्चों के व्यवहार में गणित को लाना है, ये नहीं कि आपके अध्यापक को जो आता है वो बच्चों को बिल्कुल उसी के अनुसार सिखा दिया जाए। ओके, इसका अर्थ है कि बच्चे किसी भी स्थिति के बारे में गणित की भाषा में विचार करना सीखें ताकि गणित के साधनों और तकनीकों का उपयोग किया जा सके। इसमें विशेषकर चित्र बनाना, चरों का चुनाव, समीकरण या असमीकरण या तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना सम्मिलित है। मतलब इसमें साफ क्या रखा है कि बच्चा किसी भी परिस्थिति में हो वो गणितीय भाषा का विचार कर सके। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एक बच्चा दुकान में बैठा है तो उसके सामने किस प्रकार की परिस्थिति आ गई, वो कुछ व्यक्ति आपको उससे सामान लेंगे तो वापस उसको पैसे वापस भी करने होंगे कई बार और कई बार नहीं भी करने होंगे, तो वहां पर किस चीज का इस्तेमाल करेगा, वो गणित का इस्तेमाल करेगा। तो कम से कम बच्चे को इतना तो आप अंदर विकास कर दिया जाए या बच्चे का इतना गणितीकरण कर दिया जाए कि बच्चा उन चीजों को समझ सके, चाहे वो आपका बेशक वो चित्र बनाने में हो या फिर चरों का चुनाव करने में हो, चाहे किसी भी प्रकार का समीकरण, जैसे कि मैंने आपको बताया 100 रुपए दिए 55 की चीज आई 45 रुपए वापस करें, या फिर तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना हो। आपको भी पता है किसी चीज में सोच विचार करके निष्कर्ष निकाला जाता है तो उसमें गणितीकरण और साइंस का बहुत योगदान होता है। तो इन चीजों पर एनसीएफ ने बहुत ज्यादा बल दिया है।
और एनसीएफ 2005 में तथ्यकथित रचनावाद पर बहुत कुछ कहा गया है। इस पद का अर्थ क्या है? अब यहाँ पर देखिए, रचनावाद जिसको इंग्लिश में आप क्रिएटिविटी कहते हो, उस पर आपके एनसीएफ 2005 ने बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। क्यों? तो ध्यान रखिएगा कि रचनावाद मूल रूप से यह मानता है कि ज्ञान को यह समझकर बाहर नहीं निकाल देना चाहिए कि उसे बच्चों के सिर में डालकर खाली करना है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे डस्टबिन की तरह आपने डस्टबिन में कूड़ा भर रखा है और डस्टबिन को उठाकर आपने जो आपकी गाड़ी आई है कूड़े वाली उसमें डालकर पलट दिया। ऐसा कोई कार्य नहीं है। आपको जो भी सिखाना है, जो भी बताना है, बच्चे के व्यवहार में करके आना है, बच्चों को धीरे धीरे सिखाना है। ये नहीं कि आपको जो भी आता है वो जाकर आप बच्चों के सिर में जाकर उड़ेल दें। ओके, इसके विपरीत यह मानता है कि अर्थपूर्ण अधिगम के अंतर्गत बच्चों द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण करना स्वयं शामिल है। यहाँ पर साफ कर रखा है कि जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे के व्यवहार में लाना है, मतलब बच्चे का जो अधिगम है वो बच्चे के अंतर्गत स्वयं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों में जबरदस्ती या फिर बोझ डालकर उसको सिखाया जाए। उसको जो भी ज्ञान करना है उसका खुद निर्माण करें और उसको स्वयं शामिल रखें उस चीज में। ओके, यह शिक्षार्थियों को सक्रियता में व्यस्त रखकर क्रियात्मक रूप से होता है। स्कूल को इसके लिए बच्चे को हर एक संभव अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस तरीके की सक्रियता या रचनात्मक या क्रियात्मक रूप से आपके अवसर उपलब्ध कराने होंगे जिस प्रकार से आप बच्चे के आपके अंदर ज्ञान व्यवस्थित करना चाहते हो। तो कोई भी चीज़ सिखाने के लिए सबसे पहले, जैसे आपकी एक हिंदी परिभाषा है, हिंदी भाषा सीखने के लिए क्या करते हो? बच्चों को सारी चीज़ें रटवाते थोड़ी हो, बच्चों के व्यवहार में लाते हो। मतलब उस प्रकार की आपकी परिस्थिति होती है, आपका आसपास का वातावरण होता है, तो उसी प्रकार के अवसर बच्चों को उपलब्ध कराने चाहिए गणित सीखने के लिए। ओके, अगर आप ऐसा करते हो तो बच्चा गणित से दूर नहीं भागेगा, गणित को अच्छी तरीके से सीखेगा, समझेगा। नेक्स्ट है, सकारात्मक रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक है कि छात्र छानबीन, पूछताछ, अन्वेषण एवं वाद विवाद, अनुप्रयोग एवं चिंतन करें जिससे अर्थपूर्ण समझ पैदा हो, अवधारणाओं को आत्मसात यानी कि सेल्फ से, अपने आप से करने तथा नए विचारों की रचना कर सके। तो साफ कह रखा है यहाँ पर, इस प्रकार के अगर आप बच्चों को अवसर देते हो, सकारात्मक रूप से सीखने के भाग बच्चों को आप अनिवार्य रूप से देते हो, तो बच्चे के लिए छानबीन, पूछताछ, अन्वेषण, वाद विवाद, अनुप्रयोग, चिंतन करने, अर्थ को समझने के लिए वो आपने अवसर उनको दिए हैं। तो इस प्रकार के उन चीज़ों में, विचारों का सीखने सिखाने के संबंध में उनको नए नए विचार उनके सामने प्रस्तुत होंगे और वो समझने की प्रतिक्रिया करेंगे। तो ये था आपका रचनावाद का पूरा मतलब। ऐसे एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करो तो आपको कोई भी चीज़ सिखाने के लिए आप अपने थॉट्स को सामने लेके आओगे। ज़रूरी नहीं है कि आप 2+3 को सीखने के लिए 2 डंडी खींची, फिर नीचे 3 डंडी खींची और फिर सबों को कैलकुलेट करा। ज़रूरी नहीं है कि 2 टॉफ़ी मैंने आपको दी और 3 टॉफ़ी आपके पापा ने दी, सबों को मिलाकर कितनी टॉफ़ी होगी, इसी प्रकार से सिखाना। क्या पता बच्चा किसी और तरीके से खुद आपको बता रहा हो, मतलब बच्चा खुद आपके साथ क्या कर रहा है, भागीदारी बन रहा है। तो बच्चे को उस चीज़ के लिए भी हमें सम्मान देना चाहिए। ओके, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एनसीएफ मैथ से रिलेटेड। एक एनसीएफ आपका पेडागोजी का है, वो मैं आपको अलग से कराऊंगा। ये था आपका मैथ से रिलेटेड। ओके, आप इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यही आपको एनसीएफ के बारे में बताना था कि कब शुरू हुआ था और कैसे इसमें महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।